आज हम आपको मिकी 17 की रोचक दुनिया में ले चलेंगे, जहां एक आम इंसान की कहानी कई नए मोड़ लेती है। मिकी बार्न्स और उसका दोस्त टीमो एक खतरनाक लोन शार्क से बचने की कोशिश करते हैं। टीमो ने एक दिन मिकी को बताया कि मैकरोन्स बर्गर से बेहतर बिकेंगे। मिकी ने अपने दोस्त पर भरोसा किया और ऐसे उसने डारियस ब्लैंक से एक बड़ा लोन लिया। मिकी और टीमो को डारियस ब्लैंक के लोग पकड़ लेते हैं। मिकी और टीमो को याद दिलाते हैं कि उधार के पैसे का भुगतान करने के लिए उनके पास सिर्फ 4 हफ्ते बचे थे। समय पर पैसे वापस करने के लिए उन्हें सावधान करते हैं। इसलिए मिकी पृथ्वी को छोड़ने का फैसला करता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएगा। कुछ भी काम नहीं कर रहा था और उसका कोई परिवार भी नहीं था जो उस पर भरोसा कर रहा था। तो मिकी ने कॉलोनी एक्सपीडिशन की फॉर्म भरा, जिसके लिए लाखों लोग भी अप्लाई कर रहे थे। इस एक्सपीडिशन को फॉर्मर कांग्रेसमैन केनेथ मार्शल चला रहे थे। केनेथ मार्शल एक फेल्ड पॉलिटिशियन थे, जिन्होंने अपने आखिरी 2 इलेक्शंस खो दिया था। मिकी के फॉर्म को पढ़ के देखते हैं कि उसने एक्सपेंडेबल होने के काम के लिए अप्लाई किया है। किसी ने भी इस काम के लिए अभी तक फॉर्म नहीं भरा था। आश्चर्य होके उसे पूछते हैं कि क्या तुमने पूरी एप्लीकेशन को पढ़ा है? मिकी ने इसके बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन उन्हें बताता है कि उसने पढ़ा है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसके पास कोई बोनाफाइड सर्टिफिकेशंस या कोई और स्किल्स नहीं थे। मिकी को पता चलता है कि टीमो को डिप्स के नाम देके एक फ्लिटर पायलट होने का काम दिया गया है। उसको लर्नर्स परमिट कुछ हफ्ते पहले ही मिला था। पता नहीं वो कैसे ये कर पाया। एक लड़की मिकी का स्वागत करती है, उसे उसकी नई काम के बारे में समझाने लगती है। एक विशाल टैंक एक साइक्लर की ओर इशारा करती है, जिसे वो एडवांस्ड रिसाइकलिंग यूनिट के रूप में पेश करती है। ये स्पेसशिप पर प्रोड्यूस किया सभी ऑर्गेनिक वेस्ट को प्रोसेस करता है, जैसे कि खाने के बचे हुए टुकड़े और ऐसी चीजें जो गल सकती हैं। बताती है कि आउटपुट एक विशेष प्रिंटर के लिए है, जिसके लिए रॉ मटेरियल्स को सिंथेसाइज किया जाता है। शांति से कहती है कि एक बार जब तुम गुजर जाओगे और जब कमेटी मंजूरी दे देती है, तुम्हारे शरीर का एक नया वर्जन 20 घंटे के भीतर बनाया जाएगा। मिकी को यूनिफॉर्म दिया जाता है और वो उसे पहन लेता है। उसे लेटने के लिए कहती है। उसको बताती है कि उसका बायोडेटा का पूरा स्कैन करने जा रहे हैं। ये निश्चित करता है कि वो ठीक इसी तरह रीप्रिंट किया जाएगा जैसे अभी है, हमेशा के लिए। इसके बाद उसकी यादें अपलोड की जाती है, जिसे एक पर्सनालिटी बैकअप कह सकते हैं। उसको बताया जाता है कि हर नई प्रिंट के साथ कंटिन्यूटी रखने के लिए उसे हर हफ्ते ये करना होगा। एक छोटा डिवाइस पकड़ के बताती है कि पास्ट में एक अडल्ट ब्रेन की कॉपी करने के लिए हमें एक हार्ड ड्राइव कमर्शियल रेफ्रिजरेटर के साइज में चाहिए था। अब ये छोटी ब्रिक काफी है। कमाल है ना? उसे फिर एक कास्ट सोल्यूशन दिया जाता है, जिसे उसे तेज और स्पष्ट यादें आने लगती है, जिसे मिकी काफी परेशान हो जाता है। मिकी को एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस देती है। कहती है कि एक्सपेंडेबल बनने के लिए ये आखिरी आवश्यकता है। सिस्टम में अपना विश्वास साबित करने के लिए कहती है, अब से तुम्हें रीजनरेट होने के लिए डलना होगा, यही तुम्हारा काम है। मिकी हिचकिचाता है। लड़की धीरे से डिवाइस लेती है, उसे उसकी फोरहेड में रखती है और चालू कर देती है। एक क्लिक सुनाई देता है, लेकिन और कुछ नहीं होता। ऐसे मिकी की 4.5 ईयर यानी 4.5 साल की जर्नी मिकी 1 के रूप में शुरुआत होती है। खाने का राशन बहुत सख्त था और अपने मामूली खाने को देखते हुए उसे अपनी इस नौकरी लेने के फैसले पर पछतावा होने लगता है। बाद में केनेथ मार्शल अपनी पत्नी यल्फा के साथ एक लंबी भाषण देता है। इसी दौरान मिकी पहली बार नाशा बैरिज को देखता है, जो एक एलाइट एजेंट है, और उनके बीच एक रोमांस ब्लॉसम होने लगता है। 4 साल बाद स्पेसशिप बर्फीले निफलहाइम पर पहुंचा। मिकी को ठंड में भेजा जाता है और धोखा देकर हवा अंदर खींचने को कहा जाता है, जैसे कि हवा में कोई अज्ञात वायरस हो। मिकी हवा अंदर खींच लेता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, क्योंकि उसे सच में हवा से कोई असली अज्ञात वायरस लग गया होता है। वायरस का वैक्सीन खोजने के लिए मिकी की कई कॉपी बनाई गई। अंत में मिकी 12, 13, 14, 15 और 16 को कई एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के दौरान इस्तेमाल किया गया और वे सफल नहीं हो पाए, और उन्हें आखिरकार मैनकाइंड के लिए वैक्सीन मिल गई। इसलिए उन्हें अब ऑक्सीजन मास्क की जरूरत नहीं थी। मिकी 17 काई, जो एक और सिक्योरिटी एजेंट है, और 2 और लोग पेट्रोलिंग पर निकलते हैं। काई को एक गड्ढे में एक क्रीचर मिलता है। क्रीचर कूदकर बाहर आता है और सब उसे मारने की कोशिश करते हैं। वहाँ से चले जाने का फैसला करते हैं। जेनिफर, जो काई की दोस्त थी, उस क्रीचर को ऊपर देखती है, उस पर गोली चलाती है और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में उसकी जान चली जाती है। मिकी को फिर मार्शल से बात करने के लिए बुलाया जाता है। मार्शल जेनिफर की मौत पर गुस्सा हो जाता है और मिकी को अपमानित करता है। फिर उन क्रीचर्स को देखकर कहता है कि ये इंसानों के लिए खतरनाक है और उनको क्रीपर्स के नाम से बुलाता है। मार्शल फिर मिकी से कहता है कि उसने और उसकी कमेटी ने फैसला किया है कि आगे से उसकी राशन को आधा कर दिया जाएगा। ऐसे मिकी की शिफ्ट दुगनी हो गई। हर दिन 14 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, जब तक वो एक क्रीपर का सैंपल घर नहीं ले आता।
मिकी एक फिशर में गिर जाता है। उसका दोस्त टीमो आता है और मिकी की मदद करने के बजाय उसका फ्लेम थ्रोवर लेकर चला जाता है, कहते हुए कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे अगले दिन फिर से प्रिंट कर दिया जाएगा। टीमो जाकर रिपोर्ट करता है कि मिकी 17 अब नहीं रहा और इसे सुनते क्रू मिकी 18 का क्लोन बनाते हैं। एक विशाल क्रीपर मिकी की ओर बढ़ता है और मिकी बेहोश हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है, देखता है कि वो अभी भी जिंदा है और क्रीपर्स उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो खुद सोचता है, उस चीज ने मुझे क्यों नहीं खाया? क्या मैं स्वादिष्ट नहीं दिख रहा था? इतनी बार रीप्रिंट होने के बाद क्या मैं खराब हो गया हूँ? फिर वो छोटे क्रीपर्स को देखता है और सोचता है कि उसकी माँ उसे अपने बच्चों के लिए उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो कहता है, कितनी ग्रेट मॉम है। आखिर उसे दरार से बाहर धकेलकर बचा लेते हैं। मिकी 17 वापस शिप लौटता है। वहाँ मिकी 18 को देखकर डर जाता है। मिकी 17 उसे पूछता है कि क्या वो मिकी 18 है और क्या आज प्रिंट हुआ है। मिकी 18 उसे बताता है कि टीमों के अनुसार रिपोर्ट किया गया था कि अब तुम नहीं रहे। मिकी 17 बताता है कि अब हम मल्टीपल्स हैं। 4 साल पहले एक्सपेडिशन कमांडर केनेथ मार्शल ने शपथ ली थी कि अगर कई क्लोन्स होंगे यानी मल्टीपल्स, सभी क्लोन्स को एलिमिनेट किया जाएगा। इसे सुनकर मिकी 18 मिकी 17 को साइक्लो की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। मिकी 17 सुझाव देता है कि वो चुपचाप अपनी ड्यूटीज बदल के शिफ्ट्स में करे ताकि दोनों बच सके। मिकी 17 को केनेथ मार्शल के साथ एक प्राइवेट डिनर करने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पहुंचकर मिकी 17 खाना खाने लगता है। मिकी को वहाँ मीट और पेन किलर्स दिए जाने पर उसकी हालत बहुत खराब हो जाता है। काई किसी तरह मिकी को बचा लेती है। नाशा को क्लोन्स के बारे में पता चलता है और वो उन्हें स्वीकार करती है। काई कमरे में आती है और उसे भी मल्टीपल्स के बारे में पता चलता है और उन्हें रिपोर्ट करने जाती है। नाशा उसे रोकने जाती है। मिकी 17 और 18 दोनों मार्शल को एक निफलहाइम रॉक के एक टुकड़े के बारे में पब्लिक सेरेमनी में बोलते हुए टीवी में देखते हैं। मिकी 17 मिकी 18 को डिनर में हुई हादसे के बारे में बताता है। मिकी 18 गुस्सा हो जाता है और मार्शल को अपने रास्ते से हटाने का फैसला करता है। वहाँ पहुंचकर मार्शल पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी एक बच्चा क्रीपर ज़ूको निफलहाइम रॉक से बाहर निकलता है। सभी डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। मार्शल अपने लोगों से क्रीपर को जिंदा पकड़ने की ऑर्डर देता है। मिकी 17 क्रीपर की नकल करता है और ज़ूको को पकड़ लेता है। मिकी 18 फिर से मार्शल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नाशा और मिकी 17 उसे रोक देते हैं। ऐसे मिकी 17 और 18 मल्टीपल्स एक्सपोज हो जाते हैं। एक और बेबी क्रीपर लूको बाहर निकलता है और मार्शल उसे खत्म करने का ऑर्डर देता है और सिक्योरिटी अपना काम करती है। इसे देखकर ज़ूको चीखना शुरू कर देता है। फिर मार्शल मल्टीपल्स और नाशा को अरेस्ट करने कहता है। ज़ूको की चीख उसकी ग्रुप तक पहुंचता है। नाशा मिकी से क्रीपर्स के बारे में पूछती है। मिकी बताता है कि क्रीपर्स ने उसे खाया नहीं था, बल्कि उन सब ने उसे बाहर स्नो में फेंक दिया था। नाशा समझती है और उसे बताती है कि क्रीपर्स ने उसकी जान बचाया है। मिकी फिर समझता है कि क्रीपर्स उसे विदा कर रहे थे और उन्होंने उसे बचाया है और उसे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। नाशा बताती है कि हमें साइंस को ये रिपोर्ट करना चाहिए कि उन्होंने ह्यूमंस को बचाया है। लोगों को ये जानने की जरूरत है। टीमो अंदर घुसता है और मल्टीपल्स को देखता है। उनसे कहता है, मुझे जल्द से जल्द एक वीडियो शूट करके पृथ्वी पर बेचना है। उन्हें बताता है कि वीडियो डैरियस ब्लैंक के लिए है। मिकी 17 से कहता है कि उसे आज उसके दरवाजे पर एक हैंड रिटन लेटर मिला है। मिकी 17 लेटर पढ़ता है और उसे पता चलता है कि ये डैरियस ब्लैंक के एसोसिएट की तरफ से है। टीमो उन्हें बताता है कि लोन शार्क का एक एजेंट शिप पर है जो उसे छोड़ेगा नहीं अगर वो मिकी को अपने हाथों से निपटा हुआ वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। नाशा और मिकी उस पर काबू पा लेते हैं, लेकिन बीच में सिक्योरिटी आकर सबको मार्शल के पास ले जाते हैं। इस बीच हजारों क्रीपर शिप के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और ज़ूको को बुला रहे होते हैं। ऑफिसर ज़ीक नाशा से कहते हैं कि क्रीपर्स पूरी रात चक्कर लगा रहे थे और अभी भी और ज्यादा आ रहे हैं। मार्शल मिकी के मेमोरी बैकअप्स को खारिज कर देता है ताकि उसे दोबारा क्लोन होने से रोका जा सके। मार्शल क्रीपर्स की ग्रुप को देखता है। नाशा उसे बताती है कि क्रीपर्स इस ग्रह के नेटिव इनहेबिटेंट्स हैं और उन्होंने मिकी को बचाया है, उसे खाया या उस पर हमला नहीं किया। लड़की डॉर्ती उन्हें बताती है कि वो हाई इंटेलिजेंस के साइंस दिखाते हैं, वो मीनिंगफुल बातों में शामिल हो सकते हैं और हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। बताती है कि वो एक ट्रांसलेटर जैसा कुछ बना रहे हैं। इसी वक्त क्रीपर मार्शल पर थूकता है और मार्शल गुस्सा हो जाता है। कुछ सिक्योरिटी एजेंट्स गुप्त रूप से मार्शल के खिलाफ काम कर रहे थे और सब रिकॉर्ड कर रहे थे। मार्शल क्रीपर्स को नहीं चाहता है और येल्फा एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती थी। येल्फा मार्शल को मना लेती है कि मिकीस को बाहर क्रीपर्स लाने भेजे। मिकीस को बाहर भेजा जाता है। डॉर्ती मिकी के पास आती है और उसे उनके बनाई गई ट्रांसलेटिंग डिवाइस देती है
जो उसे क्रीपर्स के साथ बात करने में मदद करेगा और उनको गुड लक विश करती है। मिकी 17 मिकी 18 को बताता है कि वो उन क्रीपर्स को बचाएगा क्योंकि उन्होंने उसे बचाया था। मिकी क्रीपर की लीडर के पास जाता है और ट्रांसलेटिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके उन्हें मार्शल की प्लान के बारे में चेतावनी देता है कि वो सभी को आर्कैडी 3.0 गैस से मारने जा रहा है, जो बहुत खतरनाक है क्योंकि उन्होंने इसका इस्तेमाल उस पर भी किया है। क्रीपर का लीडर ज़ुगो को छोड़ने कहता है, वरना वो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देता है। मिकी 18 पूछता है कि कैसे। लीडर बताता है कि आसान है, उनके चीखने की आवाज से बड़ी तबाही हो जाएगी। मिकी 17 कैमरा की मदद से नाशा को बुलाता है, ज़ुगो को आजाद करने बोलता है या सभी मारे जाएंगे। मार्शल उन्हें गैस से खत्म करने के लिए अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ बाहर जाता है। क्रीपर लीडर उनसे फेयर रहने के लिए बोलता है, कहते हुए कि उन्हें लोगों की मौत के बदले एक इंसान चाहिए होगा और उसके बाद शांति से रहेंगे। नाशा यल्फा पर हमला करती है और ज़ुको को बचाकर अपने साथ ले जाती है। मार्शल के खिलाफ गुप्त रूप से काम कर रहे सिक्योरिटी एजेंट्स यल्फा को गिरफ्तार कर लेते हैं। ज़ीक उसे बताता है, तुमने और कमांडर ने बहुत बुरा व्यवहार किया है, जो आपके दिए हुए अधिकार से ज्यादा है। इस व्यवहार के सभी वीडियोस सबूत के तौर पर कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। मेरा सुझाव है कि तुम अपनी सुनवाई के लिए जवाब तैयार रखो। नाशा ज़ुको के साथ बाहर निकलती है और उसे क्रीपर्स को सौंप देती है। मिकी 18 मार्शल को अपनी क्रू के साथ आते हुए देखता है। मिकी 18 उसकी ओर दौड़ता है और उसे लड़ता है। एक खास पल में मिकी 18 अपना आखिरी त्याग करता है, जिससे मार्शल खत्म हो जाता है और क्रीपर्स की शर्तें पूरी हो जाती है। आखिर ये सब होने के बाद यल्फा सदमे में चली गई। ऐसी अफवाहें फैली कि कैद के दौरान उसकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा था। इसमें शामिल बाकी सभी को जेल में डाल दिया गया। टीमो पैरोल पर बाहर आ जाता है। डैरियस ब्लैंका एसोसिएट टीमो पर हमला करता है, लेकिन टीमो अपनी जान बचाने के लिए उसका सामना करता है और इस घटना का इस्तेमाल लोनशा के खिलाफ गवाही देने के लिए करता है, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। उन पर ट्रायल्स भारी पड़े। नाशा ने तब कमेटी को पूरी तरह बदलने और उसे कुछ सुधारने का मन बना लिया। जब वो बाहर निकली तो उसने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गई। 6 महीने बाद मिकी 17 और बाकी सब लोग क्रीपर्स के साथ शांति बना लेते हैं। नाशा अब एक पॉलिटिकल लीडर है। ह्यूमन प्रिंटिंग यानी एक्सपेंडेबल प्रोग्राम को हमेशा के लिए खत्म करने एक सेरेमनी रखा जाता है। मिकी 17, जिसे अब सिर्फ मिकी बार्न्स कहा जाएगा, क्लोनिंग डिवाइस को नष्ट कर देता है, जिससे एक्सपेंडेबल प्रोग्राम का अंत हो जाता है। तो ये थी मिकी 17 की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।